हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट सेमेस्टर। आज का क्वेश्चन है टीओसी में से। लेट्स रीड द स्टेटमेंट फर्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर फॉल्स। यहाँ पे हमारे पास तीन स्टेटमेंट दी हुई है और इन तीन स्टेटमेंट्स को हमें पता लगाना है कि कौन सी इनमें से फॉल्स है। तो गाइज अगर हम स्टेटमेंट 1 की बात करें तो यहाँ पे हमें गिवन क्या है, एक लैंग्वेज गिवन है और लैंग्वेज में उन्होंने पूछा हुआ है कि दिस लैंग्वेज इज CFL बट नॉट DCFL। तो अगर हम स्टार्ट करें इस लैंग्वेज से तो सबसे पहले देखो A पावर n B पावर n। A पावर n B पावर n एक्चुअल में क्या है, DCFL है। उसका रीजन क्या है, DCFL में हम क्या करते हैं, DCFL और CFL अगर हम दोनों की बात करें तो DCFL और CFL में दोनों में हमारे पास कंपैरिजन कितने चाहिए, एक। मतलब जहां पे भी स्ट्रिंग के बीच में, जहां पे भी लैंग्वेज में हमारे पास एक कंपैरिजन है उसको हम बोलते हैं DCFL या फिर CFL। लेकिन इन दोनों के आपस में क्या डिफरेंस है, DCFL का मतलब होता है डिटर्मिनिस्टिक कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। तो डिटर्मिनिस्टिक मतलब जहां पे हमें गेस ना लगाना पड़े या जहां पे हमारे पास चॉइस ना हो, डायरेक्ट हम आंसर फाइंड आउट कर सकें। जैसे कि अगर हम यहां पे बात करें A पावर n B पावर n का मतलब क्या है, इक्वल नंबर ऑफ A। मतलब अगर मैंने कुछ A's को इंसर्ट किया फॉर एवरी A इन द स्टैक, लेट्स से कुछ A's को मैंने यहां पे इंसर्ट किया, फॉर एवरी B आई विल पॉप 1A, मींस फॉर एवरी B आई विल पॉप 1A। तो यहां पे आप डायरेक्टली कह सकते हो कि यस इट इज डिटर्मिनिस्टिक, बिकॉज हमें क्लियरली पता लग रहा है कि एक कंपैरिजन से हम पता लगा सकते हैं कि इन दोनों के नंबर्स को हम इक्वल फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन यहां पे अगर हम बात करें दूसरे में A पावर n B पावर n B पावर 2n, ये एक्चुअल में क्या है, ये भी डिटर्मिनिस्टिक है। ये डिटर्मिनिस्टिक क्यों है, क्योंकि यहां पे इसका मतलब क्या है, अगर हम इस लैंग्वेज की बात करें तो इसमें कौन सी स्ट्रिंग होंगी, इसमें वो सारी स्ट्रिंग होंगी जिसमें हर दो B's के लिए एक A होगा। मतलब अगर मैं A's को इंसर्ट कर रहा हूं तो मैं हर दो B के लिए एक A को पॉप कर दूंगा। तो यहां पे भी जो बिहेवियर है वो बिहेवियर क्या है, डिटर्मिनिस्टिक है। हमें कोई भी गेस करने की जरूरत नहीं है, ना हमारे पास यहाँ पे कोई चॉइस है। लेकिन अगर हम इन दोनों का लेते हैं यूनियन, तो इन दोनों का यूनियन क्या है, CFL। इन दोनों का यूनियन CFL है बट DCFL नहीं बोल सकते। रीजन उसका क्या है, हमारे पास यहाँ पे दो चॉइस है, दो बिहेवियर है स्ट्रिंग का। ये बिहेवियर क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ A's के फॉलोड बाय सेम नंबर ऑफ B's, लेकिन यहां पे नंबर ऑफ A's फॉलोड बाय ट्वाइस द नंबर ऑफ B। तो दो अलग अलग बिहेवियर जहां पे आ जाएंगे तो वहां पे हम कह सकते हैं कि ये एक्चुअल में क्या है, CFL है, DCFL नहीं है। अगर आप दूसरे तरीके से भी इसको करना चाहो तो आप क्लोजर प्रॉपर्टी की हेल्प से भी कर सकते हो। क्लोजर प्रॉपर्टी में हम क्या करते हैं कि अगर हमें पता है कि ये DCFL है और ये DCFL है, तो DCFL का यूनियन अगर DCFL से करते हैं तो वो कभी भी क्लोज्ड नहीं होता, वो हमेशा क्या होता है आपका CFL। इट मे और मे नॉट बी पॉसिबल, लेकिन यहां पे आप क्लियरली कह सकते हो कि यस इट इज अ CFL बट नॉट अ DCFL। और क्लोजर प्रॉपर्टी से गाइज मैं आपको बता देता हूं कि उसका जो पूरा टेबल है वो आप एक बार डेफिनेटली अच्छे से करके जाना, क्योंकि उसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं गेट में। तो वो टेबल या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जैसे ही आपका एग्जाम स्टार्ट हो आप उससे पहले जो है रफ पेज पे वो टेबल बना के रख लेना। डेफिनेटली आपको कोई ना कोई क्वेश्चन क्लोजर प्रॉपर्टी में से जरूर मिलेगा। नेक्स्ट की बात करें तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे दिस स्टेटमेंट इज एक्चुअली ट्रू because it is actually a CFL but not DCFL alone। ये दोनों अलग अलग क्या है, DCFL है, लेकिन इन दोनों का यूनियन क्या है, CFL। नेक्स्ट स्टेटमेंट की बात करें A पावर n B पावर n C पावर n D पावर n इज CFL बट नॉट DCFL। तो गाइज यहां पे अगर हम ध्यान से देखो, जब हमने A's को इंसर्ट किया उसके बाद हमने B's को इंसर्ट किया, मतलब यहां पे इक्वल नंबर ऑफ A's के लिए हम B को इंसर्ट कर देंगे, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो इसको कि हमने लेट्स से A's को इंसर्ट किया, जैसे ही हमारे पास B आया, फॉर एवरी B आई विल पॉप 1A, फॉर एवरी B आई विल पॉप 1A। तो जैसे हर एक B के लिए मैंने A को पॉप किया तो ये सारा स्टैक खाली हो जाएगा। उसके बाद हम C को पुश कर देंगे और D मतलब फॉर एवरी D आई विल पॉप 1C। तो यहां पे अगर आप ध्यान से देखो तो नंबर ऑफ कंपैरिजन यहां पे भी कितने हैं,
ए की है। नंबर ऑफ कंपैरिजन यहां पे भी क्या है, एक है, ए और बी में से एक है, और सी और डी में भी यहां पे एक कंपैरिजन है। और अगर इसको हम इंप्लीमेंट करना चाहें इसके रिगार्डिंग, अगर हम इसकी स्ट्रिंग लिखना चाहिए, स्ट्रिंग देखें तो वो स्ट्रिंग में क्या बन रहा है कि इक्वल नंबर ऑफ एज के लिए हमारे पास बी है, सी और डी के बीच में आपस में कंपैरिजन है, लेकिन सी और डी का इनके साथ कोई कंपैरिजन नहीं है। तो आप ए को पुश करो और हर बी के लिए आप ए को पॉप कर सकते हो, फिर आप सी को पुश करो और हर एक डी के लिए आप सी को पॉप कर सकते हो। तो एक्चुअल में जो इसका बिहेवियर है ये डिटर्मिनिस्टिक है, तो ये DCFL है, इट इज अ CFL बट नॉट DCFL, नो, इट इज व्हाट, स्टेटमेंट इज फॉल्स। रीजन क्यों, बिकॉज ये DCFL भी है, ये CFL तो है ही क्योंकि एवरी DCFL इज अ CFL, बट यहां पे स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है कि ये CFL है बट नॉट अ DCFL। नो गाइज, इट इज एक्चुअली अ DCFL फर्स्ट, देन यू कैन से ओके दिस इज अ CFL। इवन अगर मैं इसमें चेंज करूं A पावर M, B पावर N, C पावर N, D पावर M, अगर मैं इसको ऐसे भी लिखता हूं तब भी देखो आप इसका बिहेवियर कैसे है। लेट्स से आपने कुछ एज को इंसर्ट किया और उसके बाद स्टैक में, क्योंकि हम एक स्टैक की बात कर रहे हैं, क्योंकि गाइस CFL हो चाहे DCFL, वो एक्चुअल में क्या है, हम एक स्टैक को एक्स्ट्रा मेमोरी जो ले रहे हैं वो सिर्फ एक स्टैक ले रहे हैं, दो स्टैक हमें चाहिए होती हैं CSL के लिए, लेकिन यहाँ पे हमारा काम एक स्टैक से ही हो जाएगा। तो A को इंसर्ट किया, उसके बाद हमने कुछ B's को इंसर्ट किया, क्योंकि A और B में तो आपस में कोई कंपैरिजन है ही नहीं, तो आप कुछ A को इंसर्ट करो, कुछ B's को इंसर्ट करो, उसके बाद देखो आप for every C you will pop 1 B, for every C you will pop 1 B, for every C you will pop 1 B। उसके बाद आपके स्टैक में क्या बच गए, सिर्फ A बच गए। then for every D you will pop 1 A, क्योंकि A और D की वैल्यू क्या है, बराबर। तो इसको भी आप क्या कह सकते हो, ये भी अपने आप में क्या है, DCFL है। CFL तो है ही, लेकिन अगर ये भी आपको कोई कहे कि ये DCFL नहीं है, रॉन्ग, दिस इज एक्चुअली अ DCFL फर्स्ट। लेकिन अगर हम बात करें इसमें, अगर हम चेंज करें, लेट्स से A पावर N, B पावर N, C पावर N, अगर हम इस स्ट्रिंग को देखें, इस लैंग्वेज को देखें, तो इसमें एक्चुअल में कौन सी स्ट्रिंग बन रही है, जहां पे A, B और C तीनों इक्वल होनी चाहिए। तो यहां पे नंबर ऑफ कंपैरिजन देखो गाइस, दो बन रहे हैं। कैसे, A और B सेम होना चाहिए, B और C सेम होना चाहिए, मतलब A और C भी सेम होना चाहिए। तो इस टाइप की लैंग्वेज को आप ना तो DCFL बोल सकते, ना आप इसको CFL बोल सकते, ये एक्चुअल में क्या है, CSL, क्योंकि इसको इंप्लीमेंट करने के लिए आपको दो स्टैक की रिक्वायरमेंट होगी। तो इस स्टेटमेंट को आप कह सकते हो फॉल्स, बिकॉज इट इज एक्चुअली अ DCFL। देन A पावर M, B पावर N, Mn is greater than equal to 0 is a DCFL but not regular। गाइज ये भी यहाँ पे स्टेटमेंट फॉल्स हो रही है। रीजन उसका क्या है, A पावर N, B पावर N का मतलब क्या है, आपने कुछ एज लिए स्ट्रिंग में, मतलब स्ट्रिंग मतलब क्या बन जाएगी ये, लेट्स से A, B, 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 A, B, कुछ भी, क्योंकि यहाँ पे दोनों के बीच में कुछ कंपैरिजन ही नहीं है, कुछ A है और कुछ B है, बट कितने A या कितने B वो आपको यहाँ पे फाइंड आउट करने की जरूरत ही नहीं है। तो एक्चुअल में ये क्या है, रेगुलर लैंग्वेज है। कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि रेगुलर लैंग्वेज का मतलब है सिर्फ फाइनाइट। नहीं गाइज, रेगुलर लैंग्वेजेस जो है वो इनफाइनाइट भी हो सकती हैं, लेकिन हमें एक्स्ट्रा मेमोरी की जरूरत नहीं पड़ती, हम उसी मेमोरी में गिवन में ही हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, कोई कंपैरिजन नहीं है, कुछ A है और कुछ B है। लेकिन अगर इसमें मैं कुछ चेंज कर दूं, या आपको ऐसे दिया हो A पावर N, A पावर M, B पावर N, M इज इक्वल टू N, यहां पे एक जो है कंपैरिजन बन गया कि A लो कुछ B लो, लेकिन दोनों इक्वल होने चाहिए। जैसे ही एक कंपैरिजन आ गया, आप इसको बोल सकते हो इट इज नॉट अ रेगुलर, बट देन फिर आप बोल सकते हो इट इज अ DCFL। देन अगर हम बात करें A ग्रेटर देन N, A या M लेस देन N, M नॉट इक्वल टू N, जहां पे भी आपका कुछ कंपैरिजन आ गया तो आप इसको बोल सकते हो इट इज नॉट एक्चुअली अ रेगुलर, इट इज अ DCFL। तो गाइज इस स्टेटमेंट की भी अगर हम बात करें, इट इज अ DCFL नॉट रेगुलर, नो, यहां तक ये ठीक थी, इट इज अ DCFL, यस, क्यों, क्योंकि रेगुलर लैंग्वेजेस आर आल्सो DCFL। लेकिन जैसे यहां पे दिया हुआ है नॉट अ रेगुलर, नो, इट इज एक्चुअली अ
रेगुलर फर्स्ट देन DCFL यू कैन से। तो इस स्टेटमेंट को ओवरऑल देखें तो ये क्या बन रहा है यहाँ पे, फॉल्स। तो कौन कौन सी फॉल्स आ रही है, सेकंड एंड थर्ड फॉल्स आ रही है, सो द आंसर विल बी सी। तो गाइस TOC में हमेशा ध्यान रखना, मैं हमेशा इस बात को बोलता हूं कि TOC एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे आपको जो है या तो आप ऑप्शंस को नेगेट करके, मतलब ऑप्शंस को वहां पे रॉन्ग फाइंड आउट करें ताकि आपको पता लग जाए कि कौन सा ऑप्शन ठीक बैठ रहा है। और इसमें जो ऑप्शंस होते हैं ना वो बड़े ही नजदीक होते हैं, मतलब ऐसा नहीं होता कि डायरेक्ट आपको पता लग जाए, काफी ऑप्शंस में आपको वैल्यू सिमिलर आएंगी। जैसे अगर मैं इसकी बात करूं तो इट इज अ DCFL नॉट रेगुलर, तो जैसे ही आप इसको देखोगे आपको लगेगा हाँ यार ये तो DCFL है, बट अब ध्यान से देखो नॉट रेगुलर भी दिया हुआ है, तो ऑप्शंस बड़े ही यहाँ पे क्लॉज होते हैं। तो इसकी वजह से कई बार क्या होता है, आप आंसर फाइंड आउट कर भी लेते हो लेकिन आप गलत ऑप्शन जो है वो चूज कर लेते हो। बड़ा ही केयरफुली करना गाइज इन क्वेश्चंस को। और इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे लैंग्वेजेस है, आप डेफिनेटली एक पूरी उनकी लिस्ट बना के सारी लैंग्वेजेस को करके जाएं, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन इनके ऊपर आ जाता है। थैंक यू गाइज।